दोस्तों आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं अजय गौतम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस की क्लास। ठीक है, और बताइए आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे आपके एक नए टॉपिक पे जो है साइंस का, और हम इसमें देखेंगे आपके ऑब्जेक्टिव जो यूपी बोर्ड एग्जाम में आने लायक ऑब्जेक्टिव हैं। वो मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा, उनके बारे में आपको डिस्कस करूंगा। केवल ऑप्शन के बारे में ही नहीं बल्कि मैं थोड़ा उनसे लगी हुई चीजों पर भी बात करूंगा। ठीक है, देखो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और उन दोस्तों के पास अपने शेयर करें या उन बच्चों के पास शेयर करें, अगर आप जिन बच्चों को जो हाई स्कूल में है उन्हें आप जानते हैं तो उनके पास कृपया करके इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनके लिए ये वीडियो लाभकारी बने। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर। क्या है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। ये सवाल केमिस्ट्री का है और केमिस्ट्री के मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, यूपी बोर्ड के एग्जाम में आपको 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स के भी 5 से 6 प्रश्न लगभग समथिंग समथिंग आपको देखने को मिलेंगे। और बात करें अगर बायोलॉजी की, तो उसके भी आपको इनसे अधिक जो प्रश्न है वो बायोलॉजी के आपको मिलेंगे। समथिंग 8-9 प्रश्न मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। क्या है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक तत्व किसी दूसरे तत्व को जब उसकी जगह से विस्थापित कर देता है तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, विस्थापन अभिक्रिया पहला रिएक्शन क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O मतलब जल। ठीक है, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, बाकी अगर आपको इंटरेस्ट है केमिस्ट्री में, तो उसके लिए आपको ये सूत्र याद होने चाहिए। ठीक है, अगर सूत्र याद नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता कि आपको चीज़ें याद रहें। अगर आपको ज़्यादा दिन तक चीज़ें याद रखनी है या केमिस्ट्री अच्छे से पढ़नी है तो उसके लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड ये है प्लस हाइड्रोजन ऑक्साइड या फिर जल कहते हैं इसे, और इससे रिएक्शन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, ये भिजा हुआ चूना, और ये क्या है, 2NaCl मतलब नमक है। इसका हम अगर कहें तो साधारण नमक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे हम, साधारण नमक, जो घर पे हम यूज में लेते हैं साधारण नमक कह सकते हैं इसे। क्या कह सकते हैं, साधारण नमक। और जब ये टूटता है दो में तो क्या होता है, सोडियम अलग टूटता है और क्लोरीन अलग टूटता है। ठीक है, उसके बाद फेरियम मतलब, फेरियम का अर्थ होता है, Fe का मतलब होता है लोहा, ये लोहे का प्रतीक है। ठीक है, प्लस कॉपर सल्फेट, रिएक्शन होके क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट प्लस कॉपर। इसमें क्या है, HCl प्लस NaOH, रिएक्शन होके NaCl प्लस H2O। अब इन चारों में से विस्थापन अभिक्रिया कहाँ हुई हमें पता होना चाहिए। देखो, विस्थापन अभिक्रिया के लिए सबसे पहले हमें एक चीज देखनी है। अगर केवल विस्थापन अभिक्रिया है तो उसमें एक तत्व दिया होगा, वो किसी दूसरे जो जो मिश्रित तत्व है उसे अलग करेगा। ठीक है, जैसे ये है विस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो इसमें ग नंबर की जो है ये विस्थापन अभिक्रिया है। फेरियम, फेरियम जो है किसे अलग कर रहा है, कॉपर को अलग कर दे रहा है, और फेरियम सल्फेट बनाता है प्लस कॉपर को अलग कर देता है। ये क्यों करता है, क्योंकि जो लोहा है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, मतलब कॉपर से जल्दी अभिक्रिया कर लेता है। कॉपर इतनी जल्दी अभिक्रिया नहीं करता, लोहा ज्यादा जल्दी अभिक्रिया कर लेता है। इसीलिए क्या होता है, जो लोहे की चीजें हैं अगर हम यूं ही खुला कहीं पे छोड़ दें तो उनमें जल्दी जंग लग जाती है, लेकिन कॉपर में जल्दी जंग नहीं लगती। ठीक है, तो कॉपर क्या है, कम अभिक्रियाशील पदार्थ है, और फेरियम क्या है, अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है। तो ये कॉपर को विस्थापित कर देगा, मतलब इसकी जगह से हटा देगा, बताता है क्या कहता है, मैं ताकतवर हूं तुम हटो यहां से। ठीक है, तो उसे हटा देता है और क्या बनाता है, फेरियम सल्फेट। ठीक है, तो इसमें ग नंबर की अभिक्रिया है। अगला प्रश्न देखो क्या है, हाँ एक चीज और, मैंने यहाँ पे कुछ अभिक्रियाशीलता के आधार पर, श्रेणी के आधार पर तत्व लिखे हैं। इनमें अभिक्रियाशील देखो, सबसे रिएक्टिव जो तत्व है वो है पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर कॉपर, जिंक, फेरियम, टिन, फिर लेड है, उसके बाद हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है, फिर एजी मतलब सिल्वर है, चांदी जिसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एयू है मतलब सोना, एयू रेड जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये अभिक्रियाशीलता के आधार पर जो सबसे ऊपर होगा
उसकी अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। और जो सबसे नीचे होगा मतलब सोना, सोना की अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है, इसीलिए उसकी चमक जो है मंद जल्दी नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये बहुत कम अभिक्रियाशील है, कम रिएक्टिव है। और सबसे ज्यादा की बात करें तो पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव पदार्थ है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, पोटेशियम जल्दी रिएक्शन कर लेता है अगर वातावरण में खुला छोड़ दें तो, ठीक है। अगला प्रश्न है, चांदी के क्लोराइड को सूर्य की रोशनी में रखने पर यह धूसर हो जाती है। चांदी का एक क्लोराइड है, मिश्रण है, उसे क्या करते हैं हम, विलयन मान लें, ठीक है। उसे सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ने पर, सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ने पर धूसर रंग की हो जाती है, क्योंकि क्योंकि यह चांदी बनाती है। ध्यान रखना, क्या बनाती है, चांदी बनाती है। इसका ए ऑप्शन का नंबर ऑप्शन सही है। क्लोरीन गैस निकलती है, अब क्लोरीन कहां से निकलेगी, क्लोरीन नहीं निकलती है, सूर्य के प्रकाश में थोड़ी क्लोरीन इससे निकलने लगेगी। चांदी क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन किसका होता है, अभी बताते हैं। देखो, चांदी क्लोराइड का ऑक्सीकरण ये भी नहीं होता। ऑक्सीकरण तब होता है जब किसी चीज में ऑक्सीजन जुड़ती है, ठीक है। ऑक्सीजन किसी चीज में जुड़ती है तब उसका होता है ऑक्सीकरण, या फिर हाइड्रोजन उससे अलग हो जाए तो उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर ना तो हाइड्रोजन अलग हो रही है ना ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीकरण नहीं होगा। अगर हम बात करें ऊर्ध्वपातन की, यहाँ पर हमें एक चीज मिली ऊर्ध्वपातन, ठीक है। इसकी बात करें तो ऊर्ध्वपातन किसका होता है, देखो ऊर्ध्वपातन होता है, कपूर आपने देखा होगा, तो कपूर का ऊर्ध्वपातन होता है। अच्छा, ये कौन सी क्रिया है ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन की हम बात करें तो ये वो क्रिया है जिसमें कोई पदार्थ बिना बिना लिक्विड फॉर्म में गए सीधा गैस बन जाए। जैसे पानी है, पानी की ठोस अवस्था क्या है, पानी जो है तीनों अवस्थाओं में रहता है, ठोस में भी रहता है, गैस में भी रहता है और द्रव में भी रहता है। ठोस और द्रव और गैस, हाँ तीनों में रहता है, ठीक है। सबसे पहले अगर बर्फ की बात करें तो पानी कौन सी अवस्था में होता है, बर्फ में ठोस अवस्था में होता है। उसके बाद द्रव, तो पानी की लिक्विड फॉर्म में द्रव हो जाता है। उसके बाद अगर उसे हम गर्म करेंगे 100 डिग्री टेम्परेचर पर तो क्या होगा, वो गैस बन जाएगा, ठीक है। तो तीनों अवस्थाओं में होता है, लेकिन कपूर के मामले में ये फॉर्म नहीं होती। कपूर में क्या होता है, अगर उसे तुम जलाओगे या गर्म करोगे तो वो सीधा क्या होगा, गैस बन जाएगा। मतलब पानी में परिवर्तित नहीं होगा, लिक्विड में परिवर्तित, वो उसका द्रव नहीं बनेगा, ठीक है, सीधा गैस बन जाएगा। उसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। मतलब बिना लिक्विड फॉर्म में जाए सीधा गैस बन जाए, उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस HCl और HCl रिएक्शन मैग्नीज क्लोराइड प्लस 2H2O प्लस Cl2 में ऑक्सीकृत पदार्थ क्या है। अब फिर यहाँ पे आया ऑक्सीकृत, हमने अभी आपको बताया ऑक्सीकरण क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़े या फिर हाइड्रोजन अलग हो, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर हाइड्रोजन अलग हो जाए तो वो होता है ऑक्सीकरण। इसमें देखो हाइड्रोजन क्लोराइड है, यहाँ पे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड की ऑक्सीजन जो है अलग हुई, मतलब इसका ऑक्सीकरण नहीं हुआ, इसका ऑक्सीकरण नहीं हुआ क्योंकि ऑक्सीजन अलग हुई है। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इनमें क्या हुआ है, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अलग अलग हो गए हैं, मतलब क्लोरीन से हाइड्रोजन हट गया है। तो हाइड्रोजन जब हट जाता है, हमने क्या बताया, ऑक्सीकरण हो जाता है वहां पे, ठीक है। तो किसमें ऑक्सीकरण हुआ है, HCl में ऑक्सीकरण हुआ है, इसमें वो ऑक्सीकरण हुआ है HCl में ऑक्सीकरण हुआ है, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड। अगला क्या है, जल को विद्युत अपघटित करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोल अनुपात क्या है। जल को अगर हम विद्युत अपघटित कर दें, विद्युत अपघटित मतलब उसमें करंट लगा के और दोनों को अलग अलग कर दें अणुओं को। अब जल का जो सूत्र है वो हम कैसे लिखते हैं, देखो H2O, ठीक है, ये क्या है, जल का सूत्र है। इस श्रृंखला को आप अगर लिखना चाहें तो लिख लें, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे जरूर आपके एक से दो प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे। केमिस्ट्री में एक एक तो नॉर्मल है इससे बनेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिख लें। जल को विद्युत अपघटित करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोल अनुपात क्या है। मोल, मोल मतलब इसके अणु कितने हैं, कितने अणुओं में ये अलग अलग होगी। तो हाइड्रोजन के यहाँ पे अणु की बात करें तो कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन के अणु की बात करें 1। जो अलग अलग होंगे तो 2:1 में टूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन पहले है यहाँ पे
तो हाइड्रोजन पहले आएगी, ऑक्सीजन बाद में पूछा तो ऑक्सीजन बाद में आएगी। अगर पूछता ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मोल अनुपात क्या है क्रमशः बताइए, ठीक है, तो क्या हो जाता 1:2 हो जाता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। उल्टा भी पूछ सकता है आपसे। अगला है चूना पत्थर को गर्म करने पर सफेदी करने वाले पदार्थ एक्स प्राप्त होता है। चूना पत्थर को जब हम गर्म करते हैं तो सफेदी करने वाला पदार्थ क्या होता है, सफेदी करने वाला प्राप्त पदार्थ एक्स होता है, उसका नाम पूछा है यहाँ पे क्या है, तो वो क्या है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड अगर इनके नाम पूछे, इनके क्या है अगर, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इसका नाम पूछे कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्साइड और इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट। देखो CO3 अगर आ जाए तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, कार्बोनेट पढ़ेंगे। CO3 को हम क्या पढ़ेंगे, कार्बोनेट, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, कार्बोनेट, ठीक है। तो ये हो गए आपके केमिस्ट्री के कुछ प्रश्न, 5 समथिंग समथिंग 5 प्रश्न है ये तो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम आपको बताएंगे आगे फिजिक्स के 5 प्रश्न ऐसे ही, ठीक है। किसके प्रश्न, फिजिक्स के 5 प्रश्न। अगर आप इन्हें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट में हट जाता हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगली स्लाइड पर, जो 5 प्रश्न हमारे फिजिक्स के हैं हम उन्हें बताते हैं आपको। ये हम चलते हैं अपने अगली स्लाइड पर जिसमें है फिजिक्स के क्वेश्चन। क्या है, पहला प्रश्न देखते हैं। देखो अगर आप इस वीडियो पर अभी आए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ जो हाई स्कूल में है 9th में उन्हें आप जरूर ये शेयर करें, ठीक है। क्योंकि यह निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। अब बात यहाँ हो रही है निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है, मतलब प्रकाश किस गति से चलता है, कहाँ, निर्वात में। निर्वात का अर्थ है जहाँ पे वायुमंडल की उपस्थिति ना हो, ठीक है। मतलब जैसे कि अंतरिक्ष होता है, तो अंतरिक्ष में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो अंतरिक्ष में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आपको ये भी दे सकता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति मिनट, लेकिन ये गलत है, ध्यान रखना। और 3 × 10⁸ मीटर 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड बिल्कुल गलत है, और 3 × 10⁸ मीटर प्रति 10 मीटर प्रति सेकंड ये भी गलत है, ठीक है। अगला क्या है, ओम का नियम किस पर लागू होता है। अब आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, ठीक है। तो ओम का नियम किस पर लागू होता है, देखो इलेक्ट्रोड पर, ये गलत है, हमने इलेक्ट्रोड पर ओम का नियम कैसे लिख सकता है, उपयुक्त सभी तो नहीं होंगे क्योंकि यही गलत है। गैर ओमिक प्रतिरोध पर, ये भी नहीं है। क्या होगा, धातु पर, कहाँ पर लगेगा, धातु पर। ओम का नियम जो है किस पर लगेगा, धातु पर लगेगा, ठीक है। उत्तल लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, मतलब उत्तल लेंस द्वारा एक आभासी प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ये पूछा गया है। जैसे कि ये उत्तल लेंस है माना, अब ये प्रकाश आया, ठीक है, ये प्रकाश आ रहा है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहा है और ये इधर चला जाएगा। तो इसकी जो स्थिति है वो कहाँ पर बनेगी, हमेशा हमेशा कहाँ पर बनेगी स्थिति, प्रकाश के विपरीत दिशा में। अब प्रकाश कहाँ आ रहा है, इधर को आ रहा है, ठीक है, प्रकाश इधर को आ रहा है। ये मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, प्रकाश इससे आ रहा है, तो जब इससे प्रकाश टकराएगा उसके बाद जो स्थिति बनेगी वो इधर कहीं बनेगी वस्तु की, ठीक है। वस्तु मान लीजिए ये है, उसकी स्थिति भी यहीं कहीं बनेगी, विपरीत दिशा में बनेगी, किसके, प्रकाश के विपरीत दिशा में हमेशा बनेगी, ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का सिद्धांत क्या है, देखो पहला ऑप्शन क्या लिया है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, इसमें भी लागू होता है, विद्युत धारा का सिद्धांत मिलता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ में भी, एम्पियर के नियम में भी मिलेगा, और अगर समय मिलेगा तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी में मिलेगा। मानव नेत्र का फोकस तंत्र क्या है, मतलब मानव नेत्र का फोकस तंत्र क्या है, तो वो क्या है, लेंस है। यहाँ पे फोकस होता है किसी चीज की, जो किसी चीज का चित्र बनता है कहाँ पर, लेंस पर, ठीक है, यही फोकस करता है। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, विद्युत मोटर का सिद्धांत है, अच्छा प्रकाश का अपवर्तन हो सकता है, बिल्कुल नहीं। विद्युत मोटर और प्रकाश अपवर्तन मतलब नॉनसेंस वाली बात हो गई ना, ठीक है। ध्वनि तरंगे, ये भी नहीं होगा। चुंबक का विद्युत प्रवाह, तो चुंबक का विद्युत प्रवाह ये तो नहीं होगा। क्या होगा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह, विद्युत धारा का
चुंबकीय प्रवाह। ठीक है, चलते हैं अपने अगली स्लाइड पर जो है बायोलॉजी की। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें क्या है देखते हैं। किडनी की जो कार्यात्मक इकाई है, मतलब किडनी का वह पार्ट जो किडनी में जो काम करता है। ठीक है, किडनी में हालांकि काम सभी करते हैं, जो मेन काम करता है जो फिल्ट्रेशन का काम होता है। ठीक है, जो पानी का या खून को जो स्वच्छ करता है वो किसका काम होता है, खून को साफ करना किसका काम होता है, किडनी का काम होता है। तो किडनी में वो काम कौन करता है, वो काम कौन करता है, न्यूरॉन करता है या नेफ्रॉन करता है या हीमोग्लोबिन करता है या क्लोरोप्लास्ट करता है, बताइए। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन जो है हमारी तंत्रिका तंत्र की इकाई है। किसकी इकाई है, तंत्रिका तंत्र की इकाई है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें चित्र की, तो इसमें इस प्रकार से कुछ चित्र बनता है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ऐसा कुछ चित्र होता है न्यूरॉन का। ठीक है, जो हमारी किसी भी पार्ट शरीर के पार्ट की जो सूचना होती है दूसरे, मतलब हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाना किसका काम होता है, न्यूरॉन का काम होता है। ठीक है, अगर हम बात करें किडनी की कार्यात्मक इकाई, तो वो कौन होता है, नेफ्रॉन। सही ऑप्शन क्या है, नेफ्रॉन है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या है, नेफ्रॉन। जो फिल्ट्रेशन का काम करता है, जो किडनी में खून को हमारे स्वच्छ करता है, वो नेफ्रॉन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का काम होता है हमारे खून में जो वायु है वो मिलाकर पूरे शरीर में फैलाना। ठीक है, तो ऑक्सीजन को जो मिला के पूरे शरीर में प्रवाह करता है वो हीमोग्लोबिन करता है, और यही जो है इसी कारण हमारा खून लाल होता है। क्लोरोप्लास्ट ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगले, नियंत्रित एवं समन्वय के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, कौन सा हार्मोन है जो हमारे शरीर को कंट्रोल में रखता है और समन्वय में रखता है। ठीक है, तो वो इंसुलिन होगा। ठीक है, थायरॉक्सिन होगा, ये भी होगा, और एड्रेनालिन ये भी होगा। मतलब ऑप्शन सभी, इसमें क्या होगा, सभी आएंगे। ठीक है, जीव जनन में अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण क्या है, जीव जनन है उसमें अलैंगिक प्रजनन, मतलब सभी जीवों में जनन होता है, मतलब सभी जीव जो है बच्चे पैदा करते हैं तो वो जनन करते हैं। जनन वो कैसे करते हैं, देखो बीज द्वारा जनन होता है, बिल्कुल। इसमें क्या पूछा है, अलैंगिक जनन पूछा है। अलैंगिक प्रजनन किस में होता है, मतलब कौन सा टाइप है अलैंगिक प्रजनन का, तो बीज द्वारा ये तो अलैंगिक प्रजनन नहीं होगा, बीज द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता। परागण द्वारा भी नहीं होता, बीज द्वारा नहीं होता। परागण द्वारा भी अलैंगिक प्रजनन नहीं होता। परागण द्वारा कौन करता है, परागण जैसे पक्षियों के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है, ये परागण कई प्रकार के होते हैं। बीज द्वारा भी नहीं होता, परागण द्वारा भी नहीं होता, निषेचन द्वारा भी नहीं होता। तो कैसे होता है, कायिक प्रवर्धन। जैसे कोई है अजूबा का पौधा होता है, वो क्या करता है, कायिक प्रवर्धन करता है, अलैंगिक प्रजनन करता है वो। ठीक है, आगे बात करें रेनसिडिटी क्या है, तो ये क्या है, वसा का ऑक्सीकरण। जब वसा का ऑक्सीकरण होता है उसे क्या कहते हैं, रेनसिडिटी। आनुवंशिकता का मूल सिद्धांत किसने दिया है, तो आनुवंशिकता का मूल सिद्धांत किसने दिया, हम आपको हिंट दे रहे हैं, जिसने मटर का प्रयोग किया है। ठीक है, मटर का किसने प्रयोग किया है, मेंडल ने, मेंडलीफ ने, उसके बाद डार्विन ने, न्यूटन ने। किसने किया है, तो मेंडल ने किया है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। डार्विन इन्होंने नहीं दिया है, न्यूटन ये तो गति के नियम दिए इन्होंने, मेंडलीफ आवर्त सारणी इनकी है। ठीक है, इन्होंने बनाई है। तो ये क्वेश्चन है बायोलॉजी की। अब हम चलते हैं मिश्रित क्वेश्चन पे, जो मिक्स्ड है। 4 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अपनी अगली स्लाइड को। इसमें क्या है, मिक्स्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या है, मिक्स्ड क्वेश्चन है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के मिक्स क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, पीएच मान 7 का विलयन क्या है, मतलब अगर किसी विलयन का पीएच मान कितना है, 7 है, तो वो कौन सा विलयन होगा, अम्लीय विलयन होगा, क्षारीय विलयन होगा, उदासीन होगा या लवणीय होगा। देखो अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो वो कैसा विलयन होगा, उदासीन विलयन होगा। ध्यान रखना हमेशा, कैसा होगा, अम्लीय नहीं होगा, क्षारीय नहीं होगा, लवणीय नहीं होगा, उदासीन विलयन होगा। अब लवणीय कब बनता है, जब अम्ल क्षार दोनों मिलते हैं। ठीक है, तो लवण बनता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में धातुएं कहाँ स्थित होती हैं, तो आवर्त सारणी जो है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी है, उसमें जो धातुएं हैं उन्हें कहाँ रखा गया है, उन्हें बाईं तरफ रखा गया है। कहाँ रखा गया, बाईं तरफ रखा गया है। तो आवर्त सारणी में धातुओं की स्थिति बाईं तरफ है, ना कि दाईं तरफ भी नहीं है, नीचे भी नहीं है और मध्य में भी नहीं है। अगला है, कार्बन के यौगिकों में सह संयोजक बंधन क्यों होता है, सह संयोजक बंधन मतलब एक कार्बन है और बीच में एक बॉन्ड लगा है और दूसरा कार्बन है। ठीक है,
इनके बीच सहसंयोजन बंध, इस बंध को हम क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो ये बंध क्यों होता है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं, इसलिए ये सहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को साझा करते हैं किसी इलेक्ट्रॉन को, इसलिए इनके बीच सहसंयोजन बंध होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन साझा करने से इनके बीच सहसंयोजन बंध होता है। अगला है धातु एवं अधातु के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? तो मुख्य अंतर होता है चालकता। क्या होता है? चालकता। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, कमेंट करिए इस पे और बताइए कि ये आपको कैसी लगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, और जो हमारी मैथ की वीडियो है उन्हें भी आप देखिए। अगर आप मैथ हैं, मतलब मैथ से हैं, तो आप मैथ को जरूर देखें। ठीक है, अब अगर आप बॉयज हैं तो मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आपको बिल्कुल सटीक प्रश्न हम करा रहे हैं उसमें भी, वो आप करिए। और कृपया करके अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी पढ़ाई कर सकें हमारे चैनल से। ठीक है, धन्यवाद।